एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस के सभी फॉर्मूले। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेट शीट आ चुकी है सीसीएस यूनिवर्सिटी का आपका जो पेपर है फर्स्ट मैथमेटिक्स का, जो कि आपकी दो बुक्स है मैथमेटिक्स की। फर्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकेंड है इंटीग्रल कैलकुलस। दोनों बुक का मिलाकर के आपका एक ही पेपर होता है। तो फर्स्टली आज डिस्कस करने वाले हैं आपकी कंप्लीट डिफरेंशियल कैलकुलस के जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सभी थ्योरम्स जो होंगी उनके स्टेटमेंट, यानी कि छोटी छोटी ऐसी चीजें जिनको हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ताकि आपकी मेनली जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो जाए आज से ही। क्वेश्चंस जो है वो तो आपको खुद से करने हैं, बट क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि फॉर्मूले जो यूज हो रहे हैं उनका। और मेनली आप सभी क्या मिस्टेक करते हो कि एक बार तो आप पढ़ लेते हो बट शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो, जिससे कि आपके जो फॉर्मूले हैं वो रह जाते हैं एंड टाइम पे। इसलिए सबसे पहले एक सीरीज बनाई है फॉर्मूले की, जिसके अंदर कंप्लीट बुक के फॉर्मूले हैं, ताकि एग्जाम टाइम से पहले एक बार आपको इस वाले लेक्चर में मैं प्रैक्टिस करा दूंगी। इसकी पीडीएफ निकलवा लेना जब क्वेश्चंस करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो उससे पहले ये वाली शीट अपने पास निकाल करके रख लीजिएगा, ताकि फॉर्मूले जो है वो आपके माइंड में रहे। अगर कोई थ्योरम का स्टेटमेंट है तो वो भी आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपका चैप्टर होगा मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें जो थ्योरम्स होंगी उन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि थ्योरम्स पे बेस्ड, जैसे कि आपका एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो थ्योरम पे बेस्ड होंगे। तो थ्योरम्स के स्टेटमेंट आपको जो है वो अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। तो इसी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कुछ, जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 10 पेजेस के होंगे, तो ये 10 पेजेस अपने माइंड में अच्छे से कवर कर लेना, ताकि आपके जो पासिंग मार्क्स है वो इससे आ जाए। कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से लगता है इन पे बेस्ड, तो वो आपको छोड़ करके नहीं आना एग्जाम में, अटेम्प्ट जरूर करके आना है सिर्फ इन 10 पेजेस को पढ़ करके। अब लॉजिक आप उसमें कुछ भी लगा सकते हो। समझ में आ रही है बात कि जो क्वेश्चन आता है वो तो आता ही है 110%, बट इनकेस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आप पे नहीं आता, बट आपको पता है कि हाँ इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला प्रॉपर वे में लिख करके सॉल्यूशन कर करके ही आना है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिएगा आपके सामने है फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सीक्वेंसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे कि आपको बताना होगा कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, इस तरीके से। तो आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, और ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो इससे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार इसका रिवीजन कर लेना अगर आपके दिमाग से निकल जाता है तो। डेफिनेशन क्या होगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, क्या सीक्वेंस Sn is said to converge to a number L if for any given epsilon is greater than 0 there exists a positive integer m such that mod of Sn minus L is less than epsilon for all n is greater than equals to m। मतलब क्या है कि जो भी सीक्वेंस आपको गिवन होगी Sn, यदि आप उसकी क्या निकालोगे, लिमिट निकालोगे, और यदि सोल्व करने पर ये किसके इक्वल आ जाती है, कोई भी फाइनाइट नंबर के इक्वल आ जाती है, तो ये जो फाइनाइट नंबर के इक्वल आएगी यदि, तो आप उस कंडीशन में आप कहोगे कि सीक्वेंस जो है वो कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। मेनली आपको डेफिनेशन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, डायरेक्टली करोगे कि जो भी सीक्वेंस गिवन होगी लिमिट ले लोगे, सॉल्व करोगे, और यदि सॉल्व करने पे आपको कोई भी फाइनाइट नंबर मिलता है जिसको रिप्रेजेंट किया डेफिनेशन में एल की फॉर्म में, तब उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इन केस यदि ये फाइनाइट नंबर ना करके कैसा आ जाता है, इनफाइनाइट नंबर, चाहे वो फिर आपका प्लस इंफिनिटी आए या फिर माइनस इंफिनिटी आए, तब उस कंडीशन में आप कहोगे कि सीक्वेंस कैसी है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। नेक्स्ट डेफिनेशन यही है कि a sequence is said to be a divergent sequence if it diverges to either plus infinity or minus infinity। यानी कि जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी यदि वो डाइवर्स कर रही है प्लस इंफिनिटी पे या फिर माइनस इंफिनिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। यदि सीक्वेंस आपको इस फॉर्म की मिलेगी, ना ही तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। फॉर एग्जाम्पल सपोज इट आपको सीक्वेंस किस फॉर्म की मिल गई, 2 4 1 6 3 9 7, इस तरीके से आपको कोई भी सीक्वेंस मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 तो क्या हो गया, 2 के बाद में 4 आ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, बट 4 के बाद फिर से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो फिर से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर 6 आ रहा है यानी कि बढ़ रही है, बट फिर 3 आ रहा है, डिक्रीज हो रही है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो इस तरीके से ऐसे सीक्वेंस के लिए ना ही तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी और ना ही ये
डिक्रीजिंग होगी, तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस ही नहीं होगी, जिसके लिए जब आप लिमिट सीक्वेंस देखोगे तो आपको कोई भी प्रॉपरली सीक्वेंस यहाँ पर नहीं मिल पाएगी, तो ना ही आप इसको कन्वर्स के लिए शो कर पाओगे, ना ही डाइवर्स के लिए। तब उस कंडीशन में ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस। कुछ सीक्वेंसेस आपके पास में आएंगी जिनको आप किसके थ्रू सॉल्व करते हो? कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स एंड सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, यदि ये क्या मिल रहा है आपको? कोई भी फाइनाइट नंबर L मिल रहा है, तो उस कंडीशन में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर आपके पास सीक्वेंस किस फॉर्म की S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू टर्म्स कहां तक गई? Sn डिवाइडेड बाय n, तो इस कंप्लीट की भी जो लिमिट आएगी वो सोल्व करके क्या आएगी? L आएगी। यानी कि यदि आपको सीक्वेंस इस फॉर्म की मिल रही है कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस अप टू टर्म्स कहां तक गई है? Sn तक गई है डिवाइडेड बाय n। आपसे कहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ दिस, कि ये बताइए क्या आ रही है सॉल्व करके। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसमें से जो लास्ट वाली टर्म होगी उसको लोगे, और उसके लिए लिमिट निकाल दोगे। ठीक है, और यदि ये सॉल्व करके किसी भी फाइनाइट नंबर L के इक्वल आ जाती है, तो उस कंडीशन में ये कंप्लीट भी किसके इक्वल होगी? L के इक्वल होगी। ये हमारे कॉची की फर्स्ट थ्योरम कहती है लिमिट्स पे। समझ में आई बात? यानी कि सपोज दैट आपके पास में ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है, आपने Sn लिया, सॉल्व करके आपके पास में कोई भी एक नंबर आ गया फाइनाइट, सपोज दैट 2, तो यदि इसकी वैल्यू 2 है ना, तो इस कंप्लीट की वैल्यू भी क्या होगी? डायरेक्टली 2 होगी। ठीक है, तो आप सिर्फ इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आप क्या लिखोगे? बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स वी हैव दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस। तो आपको ये कंप्लीट सॉल्व करने की नीड नहीं होगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। ये तो किसके लिए है कि यदि टर्म्स किस में आ रही हो? आपके पास में सम की फॉर्म में आ रही हो, बट अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो तो क्या करोगे? सेकेंड वाली का यूज करोगे। कॉची की सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि यदि Sn कोई भी सीक्वेंस है such that Sn is greater than 0 for all n and limit Sn is equals to L, यानी कि यदि लिमिट Sn क्या आ रही है? L के इक्वल आ रही है, तो उस कंडीशन में यदि हमें लिमिट निकालनी हो किसके? यदि यहाँ पर प्लस का साइन ना होकर के किसका साइन आ जाए? मल्टीप्लाई का, यानी कि मल्टीप्लाई में हो सभी टर्म्स, और इस कंप्लीट की पावर क्या आ रही हो? 1/n आ रही हो, तो भी आपको क्या करना है? Sn निकालना है, लिमिट पुट करोगे, वैल्यू यदि L आ रही है तो इस कंप्लीट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? L आ जाएगी बाय कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, याद रखेंगे बस जी। बाकी इस वाले चैप्टर में सीक्वेंसेस में आपकी डेफिनेशन है काफी सारी जो कि लिखाई हुई है ऑलरेडी, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और क्वेश्चंस पे एक बार नजर डाल लीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इनफाइनाइट सीरीज। ये जो आपको इस वाले लेक्चर में कराया जा रहे हैं, पहले ही बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ वेरी शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो कि आपके यूज होंगे, प्रॉपरली यूज इनका क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इनफाइनाइट सीरीज, सबसे पहले एक ऑक्सिलरी सीरीज होती है 1/n⁻p की फॉर्म की, तो वही लिखा हुआ है कि द इनफाइनाइट सीरीज समेशन 1/n⁻p इन अ सेंस दिस, यानी कि यदि आप वैल्यूज पुट करोगे यानी कि 1 2 3 4 की फॉर्म में, तो ये जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी यदि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और डाइवर्जेंट होगी यदि p की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट है जी कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि लेट, इसमें आपके कई सारे टेस्ट हैं, जैसे कि कंपैरिजन टेस्ट हो गया, कॉची रूट टेस्ट हो गया, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रेबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन्स एंड बार्ट्रेंड टेस्ट। तो ये सभी जो टेस्ट हैं इनका आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है, क्योंकि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें आपसे पूछ लेता है कि डिफाइन कॉची रूट टेस्ट या फिर डिफाइन डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो इस तरीके से आपको ये भी याद होने चाहिए, प्लस जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर तो इनका यूज होगा ही होगा। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि लेट समेशन un एंड समेशन vn बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स such that un is less than kvn for all n where k is a fixed positive number, then if summation vn converges so does summation un, and if summation un diverges then summation vn also diverges। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपको कोई भी एक सीरीज गिवन होगी, ठीक है, सबसे पहले आपको सीरीज को एक प्रॉपरली फॉर्म में लिख लेना है, समेशन की फॉर्म में, यानी कि सपोज दैट आपको सीरीज किस फॉर्म की मिल रही है? 1 + 2/(n
फैक्टोरियल 2 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, या फिर आप ऐसे कह सकते हो दिस प्लस ऑन। ये आपको कोई भी एक सीरीज गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि ये जो सीरीज है ये किस फॉर्म की है, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि n चल रहा है, इसका स्क्वायर कर दे तो यानी कि n का स्क्वायर चल रहा है, और अपॉन में हम फैक्टोरियल 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, इसको आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल n की फॉर्म में लिख सकते हो। यानी कि जो सीरीज है वो किस फॉर्म में, समेशन n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n की फॉर्म में। ये हमारे पास सीरीज आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो सीरीज निकालनी है, एक तो क्या निकालनी है आपको यहाँ से un, और एक आपको लेना है जी यहाँ से vn, ठीक है। जब आप un और vn ले लोगे तब उसके बाद में आप टेस्ट देखोगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, कंपैरिजन टेस्ट निकल करके आता है। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि यदि समेशन un और समेशन vn क्या है, कोई भी दो सीरीज है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सो देन जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अलग से नहीं बता रही, इसलिए उस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, ताकि हर एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाए। देन यदि आप लिमिट निकालोगे वेयर n टेंड करेगा इंफिनिटी पे un अपॉन vn, और वो किसके इक्वल आ जाए, किसी भी फाइनाइट नंबर l के इक्वल आ जाए, तो आप क्या कहोगे कि जो सीरीज है वो या तो डाइवर्जेंट होंगी दोनों या फिर कन्वर्जेंट होंगी। अगर un कन्वर्जेंट है तो vn भी कन्वर्जेंट होगी, और यदि vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगी। ये हमारा क्या कहता है जी, कंपैरिजन टेस्ट कहता है, ठीक है। जब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करोगे तो आपको और चीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये सिर्फ रिवीजन के लिए है और क्वेश्चंस करते टाइम इसको सामने रखना है। नेक्स्ट है आपका कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है कि लेट समेशन un बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट un की पावर 1 by n इज इक्वल्स टू l, देन तीन कंडीशंस है। यानी कि यदि जो सीरीज है वो किस फॉर्म की होगी, कोई भी आपको फॉर्म दे रखी है बट उसमें जो un आ रहा है वो किसकी फॉर्म का आ रहा है कि un की पावर 1 by n की फॉर्म का आ रहा है, तब यदि आप लिमिट निकालोगे where n tends to infinity और ये क्या आ जाए, l आ जाए, तो आप कैसे पता करोगे कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या फिर यहाँ पर टेस्ट फेल हो रहा है। तो उसके लिए फर्स्ट है कि यदि समेशन un कन्वर्जेंट होगी, कब होगी, यदि l की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि यदि 1 से छोटी वैल्यू है तो आप क्या कहोगे कि सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। यदि 1 से बड़ी वैल्यू आपको मिल रही है, यदि 1 से बड़ी वैल्यू मिल रही है आपको l की, तो आप क्या कहोगे, सीरीज डाइवर्जेंट है। और यदि सोल्व करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट तीन नोट लिखे हुए हैं जो कि आपको याद रखने के दी। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n की पावर 1 by n है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। log n अपॉन n, यदि आप लिमिट पुट करते हो n टेंड्स टू इंफिनिटी तो इसकी वैल्यू 0 होगी। एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x अपॉन n कंप्लीट की होल पावर n, इस कंप्लीट की वैल्यू क्या होती है, टू द पावर x होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये क्या कहता है कि लेट समेशन un बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल्स टू l। यानी कि आपको जो सीरीज मिल रही है वो किस फॉर्म की मिल रही है, un की फॉर्म की मिल रही है। सपोज दैट un क्या मिल गया आपको, 2n अपॉन n प्लस 1, तो आप इसकी हेल्प से un प्लस 1 निकाल सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, un प्लस 1 यानी कि n के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, n प्लस 1, तो n के प्लेस पे n प्लस 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2n प्लस 2, यहाँ पर n प्लस 1 पुट करोगे तो n प्लस 1 एंड 1 2, तो ये आ गई un प्लस 1 की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि आप un प्लस 1 अपॉन un की लिमिट पुट करोगे यहाँ पर और सोल्व करने पे ये किसके इक्वल आ जाए, कोई भी फाइनाइट नंबर l के इक्वल आ जाए, तब यदि l की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन 1 होगी तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और यदि l की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी तो उस कंडीशन में आपका जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट टेस्ट करोगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टेस्ट होगा फिर आपका रेबीज टेस्ट, यानी कि यदि डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी आपका फेल हो जाता है तो कौन सा आएगा, रेबीज टेस्ट आएगा। रेबीज टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज समेशन un ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज, यानी कि यदि आप वैल्यू निकालते हो किसकी, लिमिट n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस n,
और यदि ये वैल्यू सोल्व करके, यानी कि सोल्व करोगे जब आप लिमिट पुट करके, और वैल्यू कैसी आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और यदि वैल्यू कैसी आ जाएगी इसकी, लेस देन 1 आ जाएगी, तो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉगरिथमिक टेस्ट। इक्वल्स टू 1 आने पे तो आपका टेस्ट ही फेल होगा। ठीक है, ऑलवेज। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है कि जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी यदि इस बार क्या है, n इंटू लॉग un अपॉन un प्लस 1। लास्ट टाइम इसमें से माइनस भी किया था 1, अब क्या है n इंटू un अपॉन लॉग un अपॉन un प्लस 1। इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे एंड देन सॉल्व करोगे तो यदि वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेस देन 1 आ रही है वैल्यू तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और इज इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स एंड बार्ट्रेंड टेस्ट। ये क्या कहता है कि जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी यदि लिमिट n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, कंप्लीट में से माइनस कर दोगे 1 log n, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या फिर लेस देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट होगी। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जितने भी टेस्ट हैं, इन टेस्ट का एक तो स्टेटमेंट आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। एग्जाम टाइम से पहले इस सीरीज का बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से आपको रिवीजन कर लेना है। टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी है ये सीरीज। ठीक है, साथ के साथ जो मैं बोल रही हूँ उसको अपने माइंड में बिठाते जाइएगा, एक बार खुद से बोलिएगा तो ये चीज आपके माइंड में सेट होती चली जाएंगी। ये सब कुछ ऐसा है कि आप ये मान करके चलिए जैसे कि आप अपने 11th-12th में लर्न करते थे ना, कि ये 10 पेजेस आपको लर्न करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है जी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। ये क्या होगी कि a series summation un is said to be absolute convergent if the series summation un is convergent। यदि सीरीज कन्वर्जेंट होगी un तो उस कंडीशन में आप समेशन un यदि कन्वर्जेंट होगी तो जो मेन सीरीज है un वो भी कैसी होगी आपकी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगी। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका लिमिट, फिर कंटिन्यूटी एंड फिर डिफरेंशिएबिलिटी। एक बात आप सभी ने पढ़ रखी है जब आपने अपना सिलेबस कवर किया होगा कि ये तीनों चैप्टर्स आपस में कैसे हैं, कनेक्ट हैं। यानी कि यदि आप लिमिट करोगे तभी आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगा, लिमिट और कंटिन्यूटी होने के बाद ही आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा। तो ये मिस्टेक ना करें कि पहले आपने कंटिन्यूटी पढ़ लिया उसके बाद में लिमिट पढ़ा, या डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद कंटिन्यूटी पढ़ा। ये आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस लेक्चर में जो भी थ्योरम्स आपको बताई जाएंगी बेहद ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स होंगी, जिनमें से कि एक थ्योरम आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा उनको। लिमिट वाले में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का। क्योंकि यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है और आपसे कहा है कि फाइंड द लिमिट ऑफ दिस, तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। यदि दोनों इक्वल आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और यदि दोनों इक्वल नहीं आ रही तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। अभी यहाँ पर ए क्या है, सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया है किस फॉर्म का, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करनी है और बताने की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये जो 2 दिया हुआ है ये किसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी किसकी होगी, a की वैल्यू। आपकी राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, एफ ऑफ ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या होगी कि a की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 2 गिवन है, तो यानी कि 2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। तो ये जो f ऑफ x आपके पास में है इसमें x के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, 2 प्लस एच पुट कर दोगे। इस वाले में ये आपके पास किसकी वैल्यू है, कंप्लीटली f ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। तो x को रिप्लेस कर दोगे किससे, 2 प्लस एच से। तो जहां पर भी x है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस एच। जहां पर भी x है वहां पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस एच। सॉल्व करोगे एंड लिमिट पुट करोगे, एच टेंड करेगा किस पे, 0 पे। सॉल्व करने पे ये तो आ जाएगी राइट हैंड लिमिट। सेम इसी तरीके से आप क्या निकाल लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों यदि इक्वल आ रही है, दैट मीन्स अगर ये 1 आई है और जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 1 आई है,
तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर एक तो आ गई 2 और एक आ गई 5, तो दोनों कैसी हो गई, डिफरेंट हो गई, तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में आपका क्या होगा कि कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। कब, लिमिट निकाल ली आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दोनों कैसी आनी चाहिए, इक्वल। और जो फंक्शन है, यदि फंक्शन में वो वैल्यू पुट करने पे वो भी उसकी इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो राइट हैंड लिमिट निकाली वो भी कितनी आ गई, 2 आ गई सोल्व करके, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 2 आ गई सोल्व करके। और जो आपके पास में एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, उसमें जो भी वैल्यू आपको दे रखी है ए की, तो एक्स के प्लेस पे आप क्या पुट कर दो, ए पुट कर दो। यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू 2 थी, जिनके अकॉर्डिंग हमने एलएचएल और आरएचएल निकाल लिया। तो एक्स के प्लेस पे जब आप ए पुट कर दोगे यानी कि 2 पुट कर दोगे, तो आप कह सकते हो एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए की भी वैल्यू यदि क्या आ गई, 2 आ गई, यानी कि सोल्व करने के बाद में तीनों वैल्यूज कैसी आ गई, इक्वल आ गई। तो आप कहोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। यदि ऐसा होगा कि पहले लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो सीधी सी बात है, वो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऑल्सो किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब दीदी इतना जो बोल रही है उसका मेन रीजन है कि आप सभी के माइंड में ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से सेट हो जानी चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको क्या होगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और राइट हैंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा। यदि दोनों इक्वल आ रही हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द गिवन पॉइंट, अदरवाइज नहीं है। तो राइट हैंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के लिए भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। लास्ट में एक लाइन है कि f is derivable at x naught if and only if this and this both exist and are equal। यानी कि यदि दोनों एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट मतलब कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी एग्जिस्ट कर रहा हो, राइट हैंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी एग्जिस्ट मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर मिल रहा हो, और दोनों कैसे आ रहे हो, इक्वल आ रहे हो। एक 3 है तो दूसरा भी 3, एक 2 है तो दूसरा भी 2, तब उस कंडीशन में फंक्शन आपका डेरिवेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फॉर्मूले जो है लिमिट के भी कंटिन्यूटी में तो वही यूज हो जाएगा, बस उसकी कंडीशन याद रख लीजिएगा। डिफरेंशिएबिलिटी के भी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, मेन पर्पस इनको बनाने का यही है कि एंड टाइम पे आप इन फॉर्मूलों पे नजर डाल लो और एग्जाम टाइम पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पे कमांड कर सको। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, जिसके अंदर आपकी 3 थ्योरम्स हैं, रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। जो मेनली एग्जाम में पूछी जाती है स्टेटमेंट प्रूफ करके, वो आपकी रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में से ये। ठीक है, दोनों थ्योरम्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी। कॉची की जो मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, उसका ओनली स्टेटमेंट याद रख लेना, उसका जो प्रूफ है वो एग्जाम में बहुत कम आता है। मेनली आपका रोल्स थ्योरम का और लैग्रांजेस का ही आता है, तो उनके प्रूफ अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पर भी आपके सामने लिखे हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि लेट अ फंक्शन एफ सच दैट इंटरवल ए बी टेंड करेगा आर पे बी सच दैट, 3 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। फर्स्ट, एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए इंटरवल ए बी पे, एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए बी के हर एक पॉइंट पे, और एफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, एफ बी के इक्वल होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी, यानी कि यदि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो अब उस कंडीशन में जो इंटरवल ए बी है उसमें कम से कम एक पॉइंट एटलीस्ट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि एफ डैश सी जो है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। ये हमारी रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपकी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है आपके सामने कि इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी and is differentiable in the open interval AB, then there exists at least one C belongs AB such that f dash C is equals to f of B minus f of A divided by B minus A। इससे पहले वाले थ्योरम का क्या कह रहा था कि f dash C किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का क्या कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। दोनों का फर्क समझना कि कंटिन्यूअस तो हो वो किसमें, क्रॉस इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल हो किसमें, ओपन इंटरवल में। तब वहां पर एटलीस्ट सी ऐसा बिलोंग करना चाहिए इंटरवल के अंदर
कि एफ डैश सी किसके इक्वल आए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए के इक्वल आए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स वो किस फॉर्म के हैं, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट की यदि ये कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और थर्ड कंडीशन क्या है, दो कंडीशंस तो वही होगी लैग्रांजे वाली। थर्ड है कि जी डैश एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जीरो के इक्वल ना हो for any point of the open interval AB, then there exists at least one value C of x in the open interval AB की such that जिसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाय g of b माइनस g of a किसके इक्वल आए, f डैश c डिवाइडेड बाय g डैश c के, वेयर c जो है वो किस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, ओपन इंटरवल AB में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है जी, कर लेंगे। चलिए इसके बाद में आपका चैप्टर 8 आता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो देखिएगा इस वाले में तो आपके बहुत सारे फॉर्मूले ही है, टोटल अगर बात करें 1 2 3 4 8 9 10 टोटल 10 फॉर्मूले हैं आपके जो कि आपको याद रखने हैं। इसमें तो मैं क्या ही डिस्कशन करूं। जैसे कि फर्स्ट आपका ए टू दी पावर ए एक्स का यदि एन टाइम डिफरेंशिएशन करें, ए टू दी पावर एक्स का एन टाइम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी के होल पावर एम का एन टाइम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर -1 का एन टाइम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा। ठीक है, log ax प्लस बी का इन टाइम डिफरेंशिएशन, log x का, cos ax प्लस बी का, sin ax प्लस बी का, इन सभी का nth टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल करके आएगी वैल्यू, वो आपके सामने लिखी हुई है। यदि ये सभी फॉर्मूले याद हैं तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसलिए पहले मेन फोकस क्या होना चाहिए, इन क्वेश्चन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना, जो कि आपको ही करना है। नेक्स्ट है टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, इनका भी nth टाइम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कर लेंगे। नेक्स्ट है इसमें लेबनीज थ्योरम। दो ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे, या तो इन 10 फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या फिर आपकी लेबनीज थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो दोनों ही आपको अच्छे से अपनी प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, जो आपकी लेबनीज थ्योरम है इसका प्रूफ आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है, ये मोस्टली नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको टाइम मिलता है तो एट दी एंड आप लेबनीज थ्योरम का प्रूफ भी अच्छे से करके जाएं, बट स्टेटमेंट आपको 110% करना ही करना है। एक क्वेश्चन जरूर से आपको देखने के लिए मिलता है चैप्टर से। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। इसमें आपकी दो थ्योरम होंगी, एक तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम होगी और एक आपकी टेलर्स थ्योरम होगी। दोनों थ्योरम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टेटमेंट भी ऑल्सो प्रूफ भी। दो थ्योरम्स पहले बताई थी, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, दो ये हो गए, एक मैक्लॉरिन्स थ्योरम और एक आपकी टेलर्स थ्योरम। चार थ्योरम बहुत अच्छे से अपनी कवर करनी है आपको। ठीक है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स which possesses continuous derivative of all orders in the interval 0, x, assuming that f of x can be expanded as an infinite power series in x, तो we have f of x is equals to this। ये जो सीरीज है ना, इसको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेनी है, सेम मैक्लॉरिन्स थ्योरम के लिए और सेम टेलर्स थ्योरम के लिए। दोनों ही थ्योरम्स की जो सीरीज है वो बहुत अच्छे से माइंड में रख लेना, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे। ऑल्सो जब आप आगे पढ़ोगे जा करके वहां पर भी ये दोनों थ्योरम्स जो है, ये दोनों सीरीज जो है वो आपकी मेन यूज में आती है। तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि जो सीरीज बन रही है कौन सी है, मैक्लॉरिन सीरीज है या फिर टेलर सीरीज है। इन फ्यूचर अगर आप आगे पढ़ाई करते हो तो, और अगर आप नेट वगैरह का पेपर देते हो वहां पर भी इन दोनों सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन और सीरीज जो है वो पूछ ली जाती है, तो अच्छे से कवर अप करके चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। इसमें आपको पता है फॉर्म्स किस किस फॉर्म की हो, यदि 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, यदि ये फॉर्म बन रही है दैट मीन्स कौन सी है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। इसमें क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज होता है, यानी कि न्यूमरेटर में जो भी टर्म है उसका अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उनका अलग से डिफरेंशिएशन हो जाता है। यदि फॉर्म कौन सी बन रही हो, 0/0 या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाली बन रही हो। ठीक है, और यदि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी है तो क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उसको 0/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म में लेकर के आते हैं,
एंड देन वहां पर हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल। वैसे मेनली ये बोला जाता है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। इसमें जो एस होता है वो आपका साइलेंट रहता है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को फिर समझ में नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे बोला पड़ रहा है। इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ठीक से कर लेनी है कि आप कहलाते हैं, आपका एल हॉस्पिटल रूल कहलाता है। उसके बाद में इसमें कुछ नोट करके आपके टोटल नंबर और फॉर्मूले की बात करें तो 11 है, जो कि आपको याद रख लेनी है। फॉर्मूले कह दो या फिर एक तरीके से सीरीज कह दो, और इन सीरीज का यूज सिर्फ आपका यहीं पे नहीं है फर्स्ट सेम में, आगे आप जाओगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेम, या फिर आगे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, या फिर एमएससी करते हो, या फिर किसी भी नेट वगैरह का पेपर देते हो, कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो ये 11 की 11 सीरीज आपकी हर जगह पूछी जाती है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को ये याद नहीं होती है। मोस्टली को कहा है मैंने, सभी को नहीं। कभी कहो दीदी हमारे तो याद है मैम, हमारे तो याद है। जिनके याद है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लेंगे, और जिनके नहीं याद है वो अच्छे से लर्न कर लेंगे। आगे तक आपका ही फायदा होने वाला है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट नोट करके लिखा हुआ है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log e की वैल्यू 1 होती है, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इनको सभी अच्छे से लर्न कर लेंगे। एग्जाम टाइम से पहले इन सभी का रिवीजन करके जाइएगा। जैसे कि आपका आई थिंक 18 में पेपर है सीसीएस वालों का, उससे पहले किस यूनिवर्सिटी का पेपर है इस वाली बुक का, मतलब आपका फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स का, वो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी डेट जरूर से बता दे सभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें नोट करके ये कुछ टर्म्स की साइन एक्स अपॉन एक्स में जब यदि आप लिमिट पुट करते हो वेयर एक्स टेंड करेगा 0 पे तो इसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स 1 होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन एक्स 1 होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स ई होता है। इसी तरीके से 3 और हैं, तो ये सभी वैल्यूज भी आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट ये तो किसके लिए बताया था मैंने कि यदि आपकी फॉर्म बन गई 0 अपॉन 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो आप क्या करते हो, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। यदि 0 इंटू इन्फिनिटी आए या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आए तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हो 0 अपॉन 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करके, देन उसमें रूल अप्लाई करते हो और तब सॉल्व करते हो। बट अगर फॉर्म कौन सी आई, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 इन्फिनिटी की पावर 0 है, तब आपको क्या करना है, log लेना है। log लेकर के पहले उसको 0.0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में रिड्यूस कर लेना है। या फिर नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है कि सपोज आपको जो भी फॉर्म मिल गई वो मिल गई लिमिट एक्स टेंड्स टू a फाई ऑफ एक्स की होल पावर साई ऑफ एक्स। यदि वो ले रही है क्या, कोई भी 3 फॉर्म्स, यानी कि 3 फॉर्म्स की फॉर्म बन रही है आपकी, कौन कौन सी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 या फिर इन्फिनिटी की पावर 0, तो आपको क्या मानना है कि सपोज दैट y किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू a फाई ऑफ x की होल पावर साई ऑफ x है, तो आप क्या ले लोगे, दोनों साइड log ले लोगे, तो टेकिंग लॉगरिथमिक ऑफ बोथ साइड्स, तो वी गेट log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a। जब log m की पावर n की अगर हम बात करें, log m टू दी पावर n, तो ये किसके इक्वल होता है, n log m के इक्वल होता है, नहीं होता, तो जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, तो साई ऑफ एक्स इंटू log फाई ऑफ एक्स, एंड देन आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि आपको पता है बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, इससे ज्यादा इजी तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने अपने 11th-12th में बहुत अच्छे से कवर किया होगा। क्या कह रहे हो दीदी, वहां तो पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो वहां से अच्छे से कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर लेना, लेक्चर्स में सब कुछ कराया हुआ है। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि दीदी ये करा दो, ये समझा दो, वही आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अब डिले नहीं होगा, जो भी काम था वो सब कुछ हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। इसमें आपकी एक थ्योरम है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम का भी स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ऑल्सो इसका स्टेटमेंट आपको याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जब आप करोगे तब वहां पर उसका यूज होगा, क्योंकि यूलर्स थ्योरम पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका चैप्टर 12 टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, जिसके कुछ फॉर्मूले आपके सामने हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एट द पॉइंट x, y इज किस फॉर्म की होगी, कैपिटल Y माइनस y इज इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू कैपिटल x माइनस x, वेयर dy बाई dx किसके इक्वल होगा, tan psi के इक्वल होगा। फिर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है, उसके लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल, दो फॉर्मूले हैं।
ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से अपनी याद कर लेनी है। जब आप चैप्टर के क्वेश्चंस आपने जो कि करे भी होंगे या फिर एक दो आगे भी हम करेंगे रिवीजन करते हुए मैथन क्लास के अंदर, तो वहां पर भी आपको फिर ये सब चीजें एकदम से, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो फॉर्मूला आपको तुरंत याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से अपनी कवर करके चलनी है इन टाइम पे, ये नहीं कि हमें तो ये आता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फॉर्मूले लिखे हुए हैं कॉस आई साइन आई के लिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है आर्क लेंथ के लिए, पोलर फॉर्मूले हैं, इससे पहले जो थे वो इंट्रिंसिक फॉर्मूले थे ऊपर। ठीक है जी। चैप्टर नेक्स्ट है आपका कर्वेचर, जिसमें आपका इंट्रिंसिक फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, कार्टेशियन फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, एंड इसमें बहुत इजी से क्वेश्चंस भी आपसे पूछ ले जाते हैं वेरी शॉर्ट में कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए मेन थिंग क्या है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट टाइम पे आप फॉर्मूलों का रिवीजन नहीं करते हो, वो वहां पर क्या कर लेते हो, आप मार खा जाते हो। तो इसीलिए फॉर्मूले का बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है आप सभी को। रो की वैल्यू है एट ओरिजिन, यानी कि कर्वेचर एट ओरिजिन दो तरीके से है ये, एक एक्स की फॉर्म में, एक वाई की फॉर्म में। फिर पोलर फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, पैडल फॉर्मूला है, टेंजेंशियल पोलर फॉर्मूला है। ठीक है, इक्वेशन है सर्कल ऑफ कर्वेचर के लिए। अगर आपसे पूछ ले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर, तो उसके लिए आपको वैल्यूज गिवन होंगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है फाइंड आउट करनी हो, रो की वैल्यू, एंड देन इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, chord of curvature है through the pole, chord of curvature है perpendicular to the radius vector, chord of curvature है parallel to the axis of x and parallel to the axis of y। तो ये सभी फॉर्मूले हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल और कर्वेचर वाला जो चैप्टर है आपका काफी ज्यादा मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इससे एनवलप्स, इवोल्यूट्स एंड इनवोल्यूट्स, उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आप चाहें तो उस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं। एजेंप्लॉट से एक क्वेश्चन आएगा और कर्व ट्रेसिंग से एक क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको कराए हुए क्वेश्चन है वो ही सफिशिएंट है, उनमें से ही एक ना एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा एग्जाम में। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है बच्चा, उन सभी को अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी किसी का कोई भी डाउट हो, इन फॉर्मूले में से कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, जनवानी क्लासेस के नेम से ही है, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक। ये कंप्लीट पीडीएफ वहां पर अपलोड हो चुकी है, आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करा करके ये 5 पेजेस है, आगे पीछे निकलवा लेना और अपने पास रखिएगा, और इनको अच्छे से एक बार अब करा दिया है, एक बार अपने आप से पढ़ना, मॉर्निंग में उठते ही इसका रिवीजन करना बहुत अच्छे से, ताकि ये आपके माइंड में सेट हो जाए। अच्छे से इसका बार बार रिवीजन करते रहिएगा 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद एग्जाम से पहले तक, ताकि ये सेट हो जाए बिल्कुल। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपके सभी कुछ इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे, अलग से पढ़ने की ही नीड नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि सभी को हेल्प मिल जाए, क्योंकि सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका फॉर्मूला ही होता है, जो कि आप लर्न नहीं करते अच्छे से, फिर एग्जाम टाइम पे आप फॉर्मूले ही भूल जाते हो। मेथड तो पूरा पता होता है कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, बस भाई एक काम कर दे, बस स्टार्टिंग का फॉर्मूला बता दे, भाई एक काम कर दे ये वाला वर्ड बता दे। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको खुद को पता होनी चाहिए सभी चीजें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।